हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। बिल्कुल मेन जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम हेंस केल्सन की लाइफ के बारे में ओवरव्यू करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और इन द एंड हम क्रिटिसिज्म जानेंगे इस थ्योरी का। जैसा कि आप जानते हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस का प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम 2023 के दिसंबर पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अगर आप पुराने क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पर आपको दे दूंगा, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप किसी भी वीडियो के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हेंस केल्सन ने सबसे पहले जो इनका कंट्रीब्यूशन है मेन वो था कि इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी और इन्होंने जो हायरार्किकल सिस्टम्स हैं उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प की थी। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने लिखा था, उसमें भी हेल्प की थी। और इस थ्योरी के बाद ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है वो बहुत ही फॉर्मलाइज हो गया था, काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपनाया था। ठीक है, अगर आप हेंस केल्सन इस वीडियो में हम ब्रीफ में जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। अगर आप डिटेल में गो थ्रू करना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। हेंस केल्सन का जन्म होता है आज के चेक रिपब्लिक में और फिर वो वीना जाते हैं और अपनी लीगल स्टडीज़ जो है वो गो थ्रू करते हैं। इनका बहुत इन्होंने एज ए जस्टिस भी काम किया, एज ए जज भी रहे हैं ये। और इनका की कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने प्योर थ्योरी दी थी और नॉर्मेटिव थ्योरी दी थी, ग्रैंडम का कंसेप्ट दिया था, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, इस पर इन्होंने अपना कंसंट्रेट किया था और की रोल प्ले किया था ऑस्ट्रिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जो कि इन्होंने 1920 को किया था। ठीक है, और जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट जो 1945 में आई थी, जिसने इलेबोरेट की थी प्योर थ्योरी को, वो भी इन्होंने दी थी। ये इनका कंट्रीब्यूशन था। ये डिफरेंस है ऑस्टिन और केल्सन के बारे में आप गो थ्रू कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब आते हैं मेन प्रिंसिपल प्योर थ्योरी के। देखिए, सबसे पहले प्योर थ्योरी जो इन्होंने दी थी उसका मेन प्रिंसिपल था कि लॉ जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है कि एक ऐसी साइंस जो डील करती है नॉर्म से, रूल से ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि इन्होंने लॉ को एज ए नॉर्म्स बताया कि ये नॉर्म्स हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रेदर देन डिस्क्राइबिंग हाउ दे एक्चुअली एक्ट। यानी कि जो साइंस है वो क्या बताती है कि ह्यूमन का क्या बिहेवियर रहता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का, नेचर का क्या बिहेवियर रहता है, किसी भी चीज़ का क्या बिहेवियर रहता है एक्चुअल में, वो हमें बताती है विद प्रूफ्स। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रूल बनाए जाएं, क्या रूल्स हैं, कैसे फॉलो करेंगे, ये वो साइंस है। अब देखिए, इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस बताया, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, एक है साइंस का एस्पेक्ट्स। इन्होंने नॉर्मेटिव क्यों कहा? क्योंकि लॉ प्रिस्क्राइब्स करता है व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज लीगल और इलीगल, व्हाट इज परमिसिबल और प्रोहिबिटेड। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये सब हमें लॉ बताता है। इसलिए इन्होंने इसे नॉर्मेटिव इन नेचर कहा सबसे पहले। ठीक है, और अब इन्होंने साइंस क्यों कहा इसे? साइंस कहा क्योंकि लॉ सिस्टमेटिकली स्टडी करता है, इन्हें ऑर्गेनाइज मैनर स्टडी करता है सारे के सारे नॉर्म्स को। यानी कि सारे के सारे रूल्स जो बने हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से बने हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर में बने हैं। इसलिए इन्होंने इसे एक साइंस भी कहा है। इट यूजेज लॉजिकल एनालिसिस एंड प्रिंसिपल टू स्टडी हाउ नॉर्म्स आर क्रिएटेड, अप्लाइड एंड एनफोर्स्ड। इन्होंने कहा कि नॉर्म्स किस तरह से बने हैं, किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, किस तरह से एनफोर्स किए जाते हैं, ये भी हम स्टडी करते हैं लॉ में। इसलिए इन्होंने लॉ को एज नॉर्मेटिव साइंस कहा। ये तो था पहला प्रिंसिपल प्योर थ्योरी का। सेकेंडली, इन्होंने प्योर थ्योरी में कहा देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। उन्होंने कहा जब हम लॉ को डिस्कस करेंगे तब मोरालिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये भी पॉजिटिव स्कूल से आते हैं और
जैसे पॉजिटिव्स कहते हैं कि हाँ आप लॉ एंड मोरालिटी का बिल्कुल सेपरेशन है, ऑस्टिन ने कहा था दो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है, लेकिन ये तो कंप्लीट ही कहते थे कि कंप्लीट सेपरेशन है, आप मोरल्स वोलर्स को साइड में रखो और लॉ को एज ए होल आप स्टडी कीजिए। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था प्योर थ्योरी का। तीसरा जो मेन कंसेप्ट इन्होंने दिया वो था ग्रंड नॉर्म का। अब ग्रंड नॉर्म क्या है? जर्मन में ग्रंड नॉर्म को कहते हैं बेसिक नॉर्म और फंडामेंटल नॉर्म। यानी कि इन्होंने जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, आप भी देखेंगे कि किसी ना किसी कंट्री में, किसी ना किसी लॉ में, किसी ना किसी रूल में इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है आज भी, और इंडिया में भी इसे फॉलो किया जाता है। कैसे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, इन्होंने ग्रंड नॉर्म का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी अल्टीमेट लीगल फाउंडेशन है वो किस पर बेस करती है? वो ग्रंड नॉर्म पर बेस करती है। यानी कि जितने भी लॉज बने हैं किसी भी कंट्रीज में, कहीं पर भी, किसी भी लीगल सिस्टम में, वो ग्रंड नॉर्म यानी एक बेसिक नॉर्म है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसके ऊपर ही आधारित है। और जितने भी सारे लॉज बने हैं वो अपनी वैलिडिटी इसी नॉर्म से लेते हैं। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि एक तो सबसे बड़ा नॉर्म हो गया, ठीक है, बेसिक नॉर्म हो गया, वो अल्टीमेट लीगल फाउंडेशन है, और सारे के सारे वैलिडिटी जो है बाकी सारे लॉज की वो इसी रूल पर बेस्ड हैं। अब की फीचर्स देखते हैं, उससे आपका ग्रंड नॉर्म का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रंड नॉर्म क्या है? एक हाइपोथेटिकल इन नेचर है, यानी कि नॉट ए लॉ और रूल दैट एग्जिस्ट फिजिकली और इन रिटन फॉर्म। ये एक रिटन फॉर्म में नहीं है, ना ही फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ये एक ऐसा रूल है। यानी कि ग्रंड नॉर्म, पहली बात तो आप ये देख लीजिए, ये हाइपोथेटिकल इन नेचर है, इसे किसी ने लिखा नहीं है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है। सोर्स ऑफ लीगल वैलिडिटी, ऑल सबऑर्डिनेट लॉज डिराइव्स देयर वैलिडिटी फ्रॉम ग्रंड नॉर्म। जैसा हमने डिस्कस किया, जितने भी सबऑर्डिनेट लॉज होंगे, इसके नीचे के लॉ होंगे, वो अपनी वैलिडिटी ग्रंड नॉर्म यानी इस बेसिक प्रिंसिपल से लेंगे। और ये इंडिपेंडेंट इन नेचर है, यानी कि किसी भी चीज़ से डिपेंड नहीं करती, मोरालिटी पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मोरल वैल्यूज़ के ऊपर आधारित ही होना चाहिए ग्रंड नॉर्म, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चेंजिंग ग्रंड नॉर्म, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रंड नॉर्म जो हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, वो चेंज किए जा सकें, वो चेंज हो सकते हैं। इन्होंने जो चौथा प्रिंसिपल दिया अपनी प्योर थ्योरी का, वो दिया हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। यानी कि इन्होंने कहा नॉर्म्स जो हैं वो हायर लेवल के डिटरमाइन करेंगे लोअर लेवल की वैलिडिटी। यानी कि जो ऊपर वाले लॉज होंगे वो डिटरमाइन करेंगे जो नीचे वाले लॉज हैं वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। नीचे वाले जो लॉज होंगे, लोअर नॉर्म्स जो होंगे, वो मस्ट बी इन कंफर्मिटी होने चाहिए हायर लेवल पर, और तभी वो वैलिड माने जाएंगे। इन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ हायर नॉर्म्स का स्ट्रक्चर दिया। देखिए, इन्होंने कहा कि एक पिरामिड की तरह होते हैं ये नॉर्म्स, यानी कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, कहीं पर भी किसी भी लीगल सिस्टम में, वो एक पिरामिड की नेचर की तरह है। यानी कि नीचे जितने भी लॉज हैं वो अपनी वैलिडिटी ऊपर वाले नॉर्म से लेते जाएंगे, और ऊपर सिर्फ एक ही नॉर्म है जिस पर सारे के सारे ये नॉर्म्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं, जिस पर ये सारे के सारे बेस्ड हैं। अब इसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इन्होंने हायरार्की दी, ग्रंड नॉर्म यानी कि फाउंडेशनल नॉर्म है वो सबसे ऊपर हुआ। यानी कि जैसे अब इसे लिंक कीजिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी। इंडिया में क्या है, सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी किस प्रिंसिपल पर आधारित है? वो आप ग्रंड नॉर्म लेके चलिए, वो एक बेसिक नॉर्म है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। उस बेसिक नॉर्म्स ने अपनी पावर ली और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे क्या किया? जो लेजिस्लेटिव नॉर्म्स हैं वो एनेक्ट किए गए। जैसे पार्लियामेंट हमारे लॉज पास करती है, वो किसके बेसिस पे पास करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो फॉलो करती है कि इतने दिन में ये पास होगा, इतने दिन में वो पास होगा, अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में पास होगा। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रिंसिपल है उन्हें फॉलो करती है। वो सारे के सारे क्या है? लेजिस्लेटिव नॉर्म्स हैं। लेजिस्लेटिव नॉर्म्स ने अपनी पावर कहाँ से ली? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहाँ से पावर ली? एक बेसिक प्रिंसिपल से जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ को भी सोच रहे होंगे, उससे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन रेगुलेटरी नॉर्म, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज टाइम टू टाइम इशू करती है। अब कोई लॉ बन गया, उस लॉ को फॉलो करना है, एनफोर्स कराना है, तो क्या रूल एंड रेगुलेशन
क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज देंगे कि अब इस तरह से कीजिए, आप इसे इस तरह से फॉलो कीजिए। फिर साइड बाय साइड जुडिशियल नॉर्म्स भी चलते रहते हैं, जो केस लॉज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। फिर इन द एंड इंडिविजुअल एक्ट होता है इन बेसिस पर, कोर्ट ऑर्डर्स पर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर। अब आप इंडिया से जो जितने भी हायरार्की हमने अभी डिस्कस की, अब इंडिया से लीजिए। ग्रैंड नॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जिस प्रिंसिपल पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म आगे जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी आगे हमारे। फिर लेजिस्लेटिव नॉर्म्स आगे आईपीसी हो गया, आईटी एक्ट हो गया, वेरियस एक्ट हो गए, किसी का भी आप मेंशन कर सकते हैं। रेगुलेटरी नॉर्म्स में आगे हमारे मोटर व्हीकल एक्ट एक्सेट्रा। जुडिशियल नॉर्म्स में आगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो बाइंडिंग होंगी लोअर कोर्ट्स पर। इन द एंड जो हमारे इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, जैसे कोई प्राइवेट एग्रीमेंट है जो कि इन्हीं लॉज पर कहीं ना कहीं तरीके से बेस्ड हैं। और जो पांचवा प्रिंसिपल था प्योर थ्योरी का, वो था देयर इज नो रूम ऑफ सब्जेक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लास्ट वीडियो में हमने रियलिज्म का वीडियो देखा, उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिविटी इज ए मिथ। आप ऑब्जेक्टिविटी देख रहे हैं तो वो मिथ है। ये कह रहे हैं सब्जेक्टिविटी का कोई रूम नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर रूल बनाया है, ठीक है, आप ये देखें कि वो पर्टिकुलर रूल जो है वो सेम तरह के डिसीजन देता रहेगा हर बार, ये हो सकता है। रियलिज्म में क्या कहते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर एक नॉर्म बन गया तो एक पर्टिकुलर टाइप के नॉर्म्स का एक ही डिसीजन होना चाहिए, वेरियस डिसीजन नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जजेस अपने पर्सनल बाइस से हर जगह पर कुछ अलग नॉर्म्स बना दें, एक अलग डिसीजन दे दें। इन्होंने कहा ये नॉर्म्स जो हैं वो पिरामिड की तरह हैं, एक पावर दूसरे से ले रहा है, तो देयर इज नो रूम ऑफ सब्जेक्टिविटी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप पिछला वीडियो जरूर देखेगा, आप थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे। अब ये तो थे मेन प्रिंसिपल प्योर थ्योरी के। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पर। देखिए, सबसे पहला तो इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है, इन्होंने नेग्लेक्ट किया मोरालिटी एंड जस्टिस पर। मोरालिटी की कोई बात नहीं है इसमें, जस्टिस की कोई बात नहीं है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ ग्रैंड नॉर्म, इसलिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए, ये कहते हैं जी सबका सब जो है पावर अपने ऊपर वाले से डिराइव कर रहे हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर है ग्रैंड नॉर्म की, यानी कि ग्रैंड नॉर्म ही किसी भी तरह से प्रूफ नहीं किया गया है, वो खुद एक प्रिजम्पशन है, एक हाइपोथेटिकल इन नेचर है। ग्रैंड नॉर्म इटसेल्फ इज प्रिज्यूम्ड विदाउट वैलिड प्रूफ, वो किसी प्रूफ के बिना ही उसे प्रिज्यूम किया गया है। तो इट मीन्स जिसका स्ट्रक्चर ही एक अजम्पशन पर बेस्ड हो, तो बाकी कैसे पिरामिड टिका रहेगा, इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है इस थ्योरी को। नेक्स्ट क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, एक्सक्लूजन ऑफ लो सोशल फंक्शन, डिटैचमेंट ऑफ सोशल रियलिटी। इसमें जो सोशल रियलिटी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही डिटैच कर दिया गया है। किस तरह से लॉ को सोसाइटी के साथ लिंक करके चलना चाहिए वो बिल्कुल भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। हमने सोशल सोलिडारिटी का वीडियो एक बनाया है, वो डिस्कस किया है कंसेप्ट, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें हमने देखा किस तरह से सोसाइटी से लिंक कर कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से सोसाइटी का लिंकेज इम्पोर्टेंट है लॉ के साथ। लेकिन इस थ्योरी में कोई भी कंसेप्ट हमें सोशल वैल्यूज के ऊपर नहीं मिलता, सिर्फ नॉर्म्स की बातें होती हैं। नेक्स्ट इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस थ्योरी में जो जुडिशरी का रोल है, जो जुडिशियल रोल है, उसे बिल्कुल ही कम कर दिया गया है। इनएडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ जुडिशियल रोल, जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। आप भी देखेंगे जब हम हायरार्की डिस्कस कर रहे थे कितने नीचे जुडिशियल नॉर्म्स के प्रेसिडेंट्स का इन्होंने मेंशन किया था, इसलिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट इसे इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जो कंसेप्ट है ये इंटरनेशनल लॉज पर बनाने में बिल्कुल भी, आप देखेंगे इंटरनेशनल लॉज पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पिरामिड की फॉर्म में जैसे हमने देखा एक ग्रैंड नॉर्म पर बेस्ड है। क्या इंटरनेशनल लेवल पर जब सारी कंट्रीज एक साथ होंगी तो वो एग्री करेंगे कि एक ही रूल पर पूरी की पूरी कंट्रीज चलें? नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी सोवरेनिटी प्यारी है, हर कंट्री अपनी मनवाएगा। तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर भी इंटरनेशनल लॉज की बात आएगी तब ये थोड़ी वैलिड नहीं मानी जा सकती, इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय एज ऑफ नाउ एंड जय हिंद।